दोस्तों, आज की कहानी है। बरसों पहले वह अपने दोनों बेटे रौनक और रोशन व पति नरेश को लेकर भारत से अमेरिका चली गई थी। नरेश पास ही बैठे धीरे धीरे निशा के हाथों को सहला रहे थे। सीट से सिर टिकाकर निशा ने आंखें बंद कर ली। जेहन में बादलों की तरह यह सवाल उमड़ उमड़ रहा था कि आखिर क्यों पलटकर वह वापस भारत जा रही थी। जिस ममत्व प्यार अपनेपन को वह महज दिखावा व ढकोसला मानती थी, उन्हीं मानवीय भावनाओं की कद्र अब उसे क्यों महसूस हुई, वह भी तब जब वह अमेरिका के एक प्रतिष्ठित फर्म में जनसंपर्क अधिकारी के पद पर थी। साल के लाखों डॉलर, आलीशान बंगला, चमकती कार, स्वतंत्र जिंदगी, यानी जो कुछ वह चाहती थी वह सब कुछ तो उसे मिला हुआ था। फिर यह विरक्त क्यों, जिसके लिए निशा ससुराल को छोड़कर आत्मविश्वास और उत्साह से भरकर 7 समंदर पार कर गई थी। वह निशा लुटे पिटे कदमों से मन के किसी कोने में पछतावे का भाव लिए अपने देश लौट रही थी। उद्घोषिका की आवाज़ सुनकर नरेश ने निशा की सीट बेल्ट बांध दी। आंखें खोलकर निशा ने देखा तो पाया कि नरेश कुछ अधिक ही उत्साही नजर आ रहे थे। एकदम बच्चों की तरह बार बार किलक कर हंस रहे थे। इतने खुश इन 20 सालों में वह पहले कभी नहीं दिखे। अमेरिका की धरती पर तो नरेश ने एक लंबी चुप्पी ही साध ली थी, और उन्हीं की चुप्पी को कमजोरी समझकर निशा अब तक अपनी मनमानी करती रही थी। आंखों ही आंखों में नरेश बार बार निशा को भरोसा दिला रहे थे कि देखना, हवाई अड्डे पर हमें लेने बाबूजी जरूर आएंगे। मेरे रिश्तों की नींव इतनी कमजोर नहीं कि जरा से भूकंप से हिल जाए। सामान लेकर बाहर आने के बाद भी जब कोई घर का सदस्य नजर नहीं आया तो नरेश थोड़ा परेशान हो गए। पर तभी पीछे से आवाज आई, मुन्ना। पलटकर देखा तो शीतल गर्मियामय व्यक्तित्व के स्वामी बाबूजी खड़े थे। माँ के अंतिम संस्कार में न आ सकने के कारण शर्म से गड़े जा रहे थे। नरेश को आगे बढ़कर बाबूजी ने हृदय से लगा लिया। बहू निशा, जो भारत की धरती पर उतरने से पहले तक चरण स्पर्श को अति विनम्रता प्रदर्शन मानती थी, अनायास ही अपने ससुर के कदमों में झुक गई। बाबूजी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। बचपन और बुढ़ापा एक जैसा होता है। बालक और बूढ़े जितनी जल्दी उठते हैं उतनी ही जल्दी मान भी जाते हैं। बाबूजी से स्नेह ही निशा और नरेश दोनों की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे, और एक पिता के रूप में चौधरी निरंजन दास की अनुभवी आंखें ताड़ गई कि दाल में जरूर कहीं कुछ काला है। पर वह यह सोचकर खामोश रहे कि बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, माँ बाप की गोद में अपने को हमेशा महफूज समझते हैं। इसके बाद 2 सुंदर, सजीले, मजबूत कद काठी के नौजवान आए और चट से निशा के पैर में झुक गए। दोनों में से एक ने आंख दबाकर पूछा, क्यों चाची, पहचान रही हो कि नहीं? और फिर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा। निशा अपटक दोनों को देखती रह गई। तो ये बड़े जेठ के बेटे केशव और यश हैं। सुंदर, सुशील, विनम्र और रवीले, बिल्कुल अपने दादा की प्रतिकृति, जिन्हें कभी निशा देहाती गंवार और उजाड़ कहा करती थी, जो धूल सने हाथों से कच्ची आमियां तोड़कर खाते थे और जिनकी नाक हमेशा बहती रहती थी। ऐसे दोनों बच्चे के चेहरों से अब विद्युता और शालीनता टपक रही थी। यह सोचकर निशा को शक भी हुआ कि हमेशा घरेलू कामों में व्यस्त रहने वाली जेठानी के हाथों में कौन से सांचे में ढालकर इन्हें इतना योग्य बनाया है।
निशा के विचारों की कड़ी अपने जेठानी रमा की आवाज़ सुनकर टूटी। साधारण रूप रंग, धुल-धुल बदन, चौड़े किनारे की साड़ी पहने रमा ने भंवे के बीच बड़ी बिंदिया लगाई थी। बड़े प्रेम से वह निशा के गले मिली और कान में धीरे से फुसफुसाकर बोली, देवरानी जी, कम से कम बिंदिया तो लगाया करो। पहले निशा उनके इस तरह टोकने पर चिढ़ती थी, क्योंकि वह उन्हें एक औसत सोच वाली घरेलू महिला भर समझती थी, पर आज इस बात पर मन में कोई भाव नहीं आया। रमा के चेहरे पर परम संतुष्टि के भाव, असीम तेज और आत्मत्याग की प्रवृत्त आभा के दर्शन हुए। गाड़ी में बैठने के बाद बाबूजी ने कहा कि रौनक और रोशन भी साथ आ जाते तो उन्हें भी नजर भर कर देख लेता, और गीली पड़ गई आंखों की ओर कि वे कंधे पर पड़े सफेद गमछे से पोंछने लगे। रौनक और रोशन का नाम सुनते ही निशा और नरेश दोनों के चेहरे से चमक गायब हो गई। क्या कहे निशा, कैसी परवरिश दे सकी वह अपने बेटे को। एक आज पोर्टिका की जेल में बंद है, तो दूसरा आज़ाद जिंदगी के फैशन की तर्ज पर किसी पैसे वाली अमेरिका महिला के साथ होटल में रह रहा है। किसी गर्व से अभिमानित होकर वह अपने दोनों बेटे को ससुराल के सामने रखती और कहती कि देखो, तुम लोगों से दूर ले जाकर वह नई दुनिया का नवीन चलना अपनाकर किस कदर मैंने इनकी जिंदगी संवारी है। गाड़ी रुकी तो देखा ससुराल आ गई थी। पुरखों की हवेली दो हिस्सों में बांट दी गई थी। अंदर कदम रखते ही निशा ने देखा, सामने सास की बड़ी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर पर चढ़ाए ताजे फूल इस बात के गवाह थे कि उनके प्रति घर में रहने वालों की संवेदनाएं अभी बासी नहीं हुई थी। अतीत के चलचित्र परत पर परत निशा के सामने खुलने लगे। अमेरिका में उसका बड़ा सा घर, पैसों से लेकर माँ और बेटे के बीच बहस, फिर हाथ में हथौड़ा लेकर रौनक का उसके सिर पर वार करना और पैसे लेकर घर से भागना, फिर पुलिस, हथकड़ी, और इसके आगे वह कुछ नहीं सोच सकी और बेहोश हो गई। होश में आई तो देखा केशव उसके पैरों के तलवे सहला रहा था। यश डॉक्टर के लेने गया हुआ था और बाबूजी सिहारने बैठे थे। वह फूट फूट कर रो पड़ी। बाबूजी उन बहते आंसुओं को देखकर सोच में पड़ गए। बड़े प्रेम से निशा के सिर पर हाथ फेर कर बोले, बिटिया, तू हमेशा मुझसे लड़ती रही पर रोई नहीं। आज विदेश से ऐसा कौन सा दुख हृदय में बसा कर लाई है जो पलकों पर आंसू है कि सूखते नहीं। निशा सुनी आंखें लिए बाबूजी को देखती रही। दूसरे दिन जब निशा की नींद खुली तो देखा नरेश परिवार के साथ बैठकर हंस हंस कर नाश्ता कर रहे हैं। मक्के की रोटी और सरसों का साग ऐसे उंगली चाट चाट कर खा रहे हैं जैसे इतने सालों तक अमेरिका में ये भूखे ही रहे। अमेरिका में गुमसुम से अकेले मेज पर बैठकर टोस्ट चबाते थे। ऑफिस में भी ठंडा गरम जैसा भी मिलता था खा लेते थे। तब निशा को ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि वह महज पेट भरने के लिए खा रहे हैं। अपने बच्चों थे, फिर भी उनके बात इंटरनेट या ईमेल के जरिए होती थी। पैसों की ज़रूरत क्रेडिट कार्ड पर पूरी कर देता था। इस अकेलेपन से नरेश अंदर ही अंदर घुटते रहे और मुरझा गए। निशा को लगा कि नरेश एक ऐसे पौधों की तरह थे जो खुली हवा और स्वतंत्र वातावरण में सांस लेना चाहता था, पर उसने उस पौधे को सजावट बढ़ाने के लिए फैशनेबल ढंग से ट्रिम किया और गमले में सजा दिया, जिससे वह पौधा खिलने की बजाय मुरझा गया। वह बिस्तर से उठी और फ्रेश होने के बाद जाकर टेबल पर बैठ गई। यश और केशव उसके हंस हंस कर अपने बारे में बताने लगे। पता चला यश कुछ दिन हुए कंप्यूटर विज्ञान के स्नातक होकर लौटा है और केशव खानदानी काम धंधे में पिता का हाथ बांट रहा है। रमा रसोई और खाने की मेज के बीच आ जा रही थी और दोनों बच्चे अपने अपने सामान के लिए
मामा करते हुए उनके आगे पीछे घूम रहे थे। यह सब देखकर निशा को लगा रमा दी ने त्याग, समर्पण और अपनत्व भरे अभिमान के बीच जो बीज कट कट कर दोनों बेटे के भरे थे, फलित हो रहे थे, वही निशा ने अपने दोनों बेटों रौनक और रोशन में भर दिया था। अहंकार से भरा लबालबा आत्मा, अभिमान, किसी भी वस्तु को अपनी शर्तों पर पा लेने की लालसा, चाहे कुछ भी दांव पर लग जाए। अमेरिका के एक बहुत बड़े फर्म की जनसंपर्क अधिकारी भारत में एक साधारण सी गृहस्थ महिला के तीव्र ईर्ष्या का अनुभव करने लगी। रमा दी को एक बड़ी सी तस्वीर में बाबूजी के लिए गुड़, चना और दूध का गिलास रख ले जाते हुए निशा ने देखा। धीरे धीरे कलेवा लेते हुए ससुर और बहू आज के राजनीतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक मामलों पर चर्चा कर रहे थे। निशा ने रमा को इस बात के लिए कभी चिंतित व असुरक्षित नहीं देखा कि इस अटूट निष्ठा का उसे कैसा प्रतिफल या प्रतिदान मिलेगा, जबकि वह खुद इतनी असुरक्षित थी कि हर पल उसे अपने किए गए हर कर्मों का सीधा सीधा फल मिलता बहुत जरूरी था। निशा व नरेश को अब पूरी तरह से एहसास हो गया था कि अंग्रेजी का लाबदा ओढ़े उन लोगों के शरीर में एक भारतीय दिल भी है जो प्रेम व आस्था के प्रति श्रद्धा रखता है। दोनों पति पत्नी मानसिक रूप से टूट चुके थे, तन से वे कितने ही धनी हो जाए, पर मन तो प्रेम व प्यार का कंगाल हो गया था। सुबह ही नरेश और निशा हवेली के पश्चिम हिस्से की तरफ टहलने निकल पड़े। नरेश उंगली से एक स्थान की ओर इशारा करते हुए निशा से बोले, यह वह बैठक है जहाँ कभी बाबूजी आसन लगाकर बैठते थे और देहातियों की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं का निपटारा करते थे। गांव वालों के मेहनत से कमाए धन को बिना किसी लिखा पढ़ी के जमा करते और वक्त पड़ने पर उन्हें सूद समेत वापस भी करते थे। किंतु वह बैठक अब एक सहकारी बैंक में बदल गई थी, जिसका नाम था निरंजन दास सहकारी बैंक। बैंक में वही खातों का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया था। पास में ही एक निर्माणाधीन ई सेवा केंद्र था, जहां गांव वाले अपनी शिकायतें दर्ज कराने के साथ साथ बिजली, टेलीफोन, पानी आदि का बिल भी भर सकते थे। इस प्रगति का श्रेय वह छोटे चौधरी यानी यशराज चौधरी को देते थे, जो कंप्यूटर में उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने गांव वापस लौटा था। दोनों कृतज्ञता से गद्द गांव वालों के चेहरे देखते रह गए। नरेश कहने लगे, ठीक है, अपने देश में अमीर देशों की तरह जगमगाहट तो नहीं, पर अंधेरा भी तो नहीं है। पति की बातें सुनकर निशा बोली, चंद सर्वेक्षण के आधार पर विकासशील देशों को भ्रष्ट, पिछड़ा हुआ, लाचार और गरीब करार देना अनन्य है। इस देश के युवा वर्ग में देशभक्ति के बदले नफरत और वितृष्णा बढ़ती है और वे अपने देश से पलायन करने में ही अपनी भलाई समझते थे। तब तक दोनों के आसपास गांव वाले जमा हो गए। सामने से बाबूजी के साथ केशव, यश, रमा दी और बड़े भाई साहब भी चले आ रहे थे। नरेश ने बाबूजी की ओर चमकती आंखों से देखकर कहा, बाबूजी, इस हिस्से में मैं उभरती युवा प्रतिभाओं के लिए एक रिसर्च सेंटर का निर्माण करूंगा। यही मेरी स्वदेश के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। निशा ने बाबूजी की आंखों में खुशी के आंसू देखे। सभी ने इस निर्णय का स्वागत किया। निशा नरेश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, क्योंकि इस बार वह पश्चाताप की आग में नहीं जलना चाहती थी।